बहुत सारी कोचिंग्स बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम चलाती है, बिल्कुल सिलेक्टेड बच्चों के लिए जो उनके रैंक प्रोड्यूसर्स हैं। क्या इन्विक्टस भी यही है, और अगर नहीं तो ये कैसे अलग है उनसे? पेरेंट्स के साथ जब हम मिलते हैं तो एक चीज आती है कि बच्चा 10th तक तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था, कॉम्पिटिटिव के लिए वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहा है या परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है, पढ़ता तो बहुत है, नंबर कम आते हैं इसके। Why Invictus? आकाश सर। Minimum batch strength, pattern proof and best study material, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम। हेलो और सभी को नमस्कार। आकाश एजुकेशन ने आईआईटी एडवांस के लिए एक नया प्रोग्राम देश भर में लॉन्च किया है, इनविक्टस, जिसका अर्थ है अनडिफीटेड। ये प्रोग्राम प्योरली आईआईटी जेईई एडवांस के लिए है और स्टूडेंट्स को अच्छी रैंक देने के लिए डिजाइन किया गया है। आज हम सभी फैकल्टीज जो हैं वो यहाँ पे इसी बात का डिस्कशन करने के लिए हैं, जिससे आपकी सभी क्वेरीज भी क्लियर होंगी और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आकाश इनविक्टस है क्या। आज के डिस्कशन में हमारे साथ है अतिल अरोरा सर, जिन्होंने AIR 234 जैसी अच्छी रैंक्स जो है प्रोड्यूस की है। लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है सर के पास। सर नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ है दूसरे रवि सुगंधी सर। रवि सुगंधी सर, देश में इनका बहुत बड़ा नाम है केमिस्ट्री में और पिछले 28 साल से इन्होंने बहुत अच्छी रैंक्स प्रोड्यूस की और बहुत सारे एम्स, IIT यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो सर के स्टूडेंट्स रहे हैं। हमारे साथ है जयवीर सर। जयवीर सर फिजिक्स के हेड हैं और हमारे इनविक्टस प्रोग्राम के एक बहुत बड़े पिलर है। बच्चों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है जयवीर सर, और सर की फिजिक्स के तो क्या कहने, बच्चे बिल्कुल इनके दीवाने हैं। संदीप सर है हमारे साथ मैथ्स के। संदीप सर के बारे में है कि संदीप सर के बहुत सारे क्लास में पढ़ाए हुए क्वेश्चन डायरेक्ट IIT जेईई में पूछे गए हैं। और साथ में हमारे यंग आकाश परिहार सर है, जो कि केमिस्ट्री के हैं। बच्चे इनके साथ बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाते हैं और बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आगे रहते हैं। और मैं आश्लेषा फडनेस, मैंने भी लगभग 28 साल से IIT में बच्चों को अपने नॉलेज से ग्रूम किया है। और इनविक्टस प्रोग्राम जो है इसके बारे में हम आज थोड़ी सी बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैं अतिल सर से बात करना चाहूंगी। अतिल सर, IIT जेईई कॉलेज जो है इनका सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बहुत स्पेशल जगह है। ऐसा क्यों है, और एक व्यक्ति IIT क्लियर करने के बाद अपने आप को कहाँ पाता है? मैम, जैसे IIT जो है मतलब अपने आप से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसकी जो स्टार्टिंग ही हुई थी ये अपने इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद हुई थी। बिल्कुल। तो हमारे जो प्रधानमंत्री इस वक्त थे जवाहरलाल नेहरू ने ये स्टार्ट किया था इस विजन से कि इंडिया के बच्चे भी हार्वर्ड और MIT से कम्पीट कर सके। तो फर्स्ट IIT जो खुला था इट वाज IIT खड़गपुर। तो IIT आज की डेट में 23 IIT हो चुके हैं। तो इन सारे IIT में जब बच्चे जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, तो वो बच्चों को लगता है कि हमने दुनिया जीत ली, और उनका कंपैरिजन जो होता है वो हार्वर्ड और MIT के इंस्टीट्यूट के बच्चों से होता है, और वहां से उनको डायरेक्ट इन्विटेशन आता है। इवन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बच्चा IIT कर लेता है तो उनको वहां पे मतलब इंटर्नशिप के साथ बुलाया जाता है कि उनको वेलकम करते हैं कि आप IIT क्रैक कर लिया है और आप हार्वर्ड और MIT में इनवाइटेड है और वहाँ पे आप अपने आगे की पढ़ाई करें। तो उस तरह से इस तरह का जो सिलेक्शन है और उसके बाद जो जॉब सिक्योरिटी है IIT करने के बाद, ये किसी भी और इंजीनियरिंग कॉलेज से उतनी ज़्यादा नहीं मिलती जितनी एक IIT में जाने के बाद बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना ही हो जाता है और दूसरों को लीड करने का। इवन आज की डेट में भी आप देखेंगे इतने सारे एंटरप्रेन्योर IIT से निकले हैं, इतने लाइव एग्जांपल्स अपने साथ आज की डेट में हैं। तो वो बच्चों को जब देख के एक इंस्पिरेशन मिलता है तो वहाँ पे उनको एलुमनाई कनेक्ट भी इतना ज़्यादा मिल जाता है IIT में। तो एक बच्चे के अंदर फील होता है कि बस इट्स माई, मैंने दुनिया जीत ली एंड माई लाइफ इज सेटल्ड। तो दैट इज द वन लाइन आई कैन से, इफ यू आर इन IIT यू कैन बी मोर सिक्योर्ड इन योर लाइफ। बिल्कुल। IIT आज देश में ही नहीं बल्कि विश्व के टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है, ऐसा सभी का कहना है। रवि सर, इतने सालों से आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते आ रहे हैं, आप मुझे बताइए कि पिछले कुछ समय में आपने IIT के पेपर में क्या-क्या चेंजेस देखे? जी मैम, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि यदि IITs पूरे वर्ल्ड में मोस्ट प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज में काउंट होते हैं तो इसका मतलब यह है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल। और ये एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है।
यदि हम देखें पिछले कई सालों से, यदि हम पूरा आईआईटी का पैटर्न समझें कि यहाँ एडमिशन प्रोसेस क्या रहा है, तो इसमें लगातार एक इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन जो ग्रेजुअली आप देखेंगे तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के कारण भी हुआ है, सिस्टम में भी हुआ है, और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी इवोल्यूशन हुआ है। जैसे कि पहले एक्सक्लूसिवली आईआईटी कॉलेजेस के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता था। 2006 तक ये एग्जाम, आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ करता था, वो सब्जेक्टिव पैटर्न पर होता था। लेकिन जो समय की डिमांड थी वो अलग थी, जैसे कि एग्जाम को मोर ट्रांसपेरेंसी के साथ में कंडक्ट करवाना, उसे शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में रिजल्ट्स उसके देना। तो उसको लेकर ग्रेजुअल जो इवोल्यूशन हुए, उसमें एक बड़ा चेंज आया 2006 के बाद, जिसमें एग्जाम को 2 लेवल पर डिवाइड किया गया। स्क्रीनिंग और मेंस के फॉर्म में एग्जाम होता था, और उसके बाद में अगेन जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ये कन्वर्जन हुआ था, उससे प्रोसेस काफी स्पीड अप हुआ, चेकिंग प्रोसेस स्पीड अप हुआ, ट्रांसपेरेंसी बेटर हो गई, जो बच्चों का परफॉर्मेंस था उसमें बेटर जस्टिस होने लगा, जो रियल टैलेंट थे वो आईआईटी तक पहुंचने लगे। और इसी तरह से एक बड़ा चेंज इसके बाद फिर आया, जब 2013 के बाद जेई ने एक बार फिर से एक पैटर्न चेंज किया, और इसमें एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और अदर गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज के साथ में आईआईटीज को एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम को कनेक्ट किया गया। तो ये जो कनेक्शन था उसमें जेई मेन लेवल पहले आता है, और फिर उसको क्वालिफाई करने पर जेई एडवांस लेवल आता है। तो जेई एडवांस्ड इज एक्सक्लूसिवली फॉर एडमिशंस इन आईआईटीज, हाउएवर जेई मेन इज फॉर एडमिशंस इन all other engineering colleges including NITs, triple ITs and government funded colleges. बिल्कुल, तो हमारे इन्विक्टस का प्रोग्राम का एम ही जेई एडवांस तक पहुंचना एडवांस्ड है, बिल्कुल। लेकिन रास्ता जेई मेन के थ्रू होकर जाता है। बिल्कुल। ऑल्दो हम डे 1 से जो इन्विक्टस प्रोग्राम में भी प्लान कर रहे हैं वो यही है कि बच्चा डे 1 से एक एडवांस लेवल की तैयारी करते हुए चले। हर टॉपिक उसका मेंस लेवल पर तो ऑब्वियसली होगा ही, बोर्ड्स और मेंस लेवल तो बड़े आसानी से अचीव किए जा सकते हैं, लेकिन उसके आगे एडवांस लेवल की बहुत लंबी तैयारी से ही उसको आउटकम मिलेगा। ओके। तो पैटर्न को लेकर मैं एक और चीज कहूंगा कि 2018 ऑनवर्ड्स ये पैटर्न एक फर्दर चेंज हुआ, जो अभी तक भी कंटिन्यूड है, और ये फिर सीबीटी पैटर्न पर एग्जाम्स कन्वर्ट हो गए। तो प्रोसेस और रिफाइंड वे में हमारे सामने है, और सिस्टम ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है और डेवलप होता गया है यहाँ तक, और प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन तो हमेशा कंटिन्यू रहने वाली प्रोसेस है। बिल्कुल। अतिल सर, बहुत सारी कोचिंग्स बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम चलाती है, बिल्कुल सिलेक्टेड बच्चों के लिए जो उनके रैंक प्रोड्यूसर्स हैं। क्या इन्विक्टस भी यही है, और अगर नहीं तो ये कैसे अलग है उनसे? मैम देखिए, सेलेक्टेड बच्चों की जहाँ तक बात है तो हम उन सेलेक्टेड बच्चों को ही प्रोड्यूस करने के लिए इन्विक्टस प्रोग्राम लेके आए, क्योंकि यदि आप देखेंगे कि जेई में, जैसे सर ने बताया, सुरदीप सर ने, कि जेई मेंस है फिर एडवांस है, तो जेई मेंस में 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, और उसमें से 2.5 लाख बच्चे जाते हैं जेई एडवांस का एग्जाम देने, तो सेलेक्ट हुए 2.5 लाख। तो हम लोग जो बच्चों को करते तैयारी कराते हैं फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल, तो हमारे जो बच्चों का बैच साइज ही है वो इतना लिमिटेड है कि हम लोग 30 से 35 बच्चे या मैक्सिमम 40 स्टूडेंट तक जा पाते हैं। तो उन बच्चों को हम जिस तरह से पढ़ाते हैं, तो वो बच्चे, हर एक बच्चा, ऐसा नहीं कि हमने किसी केवल 2 बच्चे या 4 बच्चों को सिलेक्ट किया और हम पढ़ा रहे हैं, तो हम उन 40 बच्चों के पोटेंशियल को राइज करने के लिए पढ़ाते हैं। तो दैट मेक्स इन्विक्टस डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, कि हम चाहते हैं हमारे यहाँ जो भी बच्चा आया है, जिस भी पोटेंशियल का आया है, वो अपने एक मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचे, और यदि बच्चा किसी भी लेवल का बच्चा हो तो अपने पोटेंशियल को जब क्रॉस करता है तो देन स्काई इज द लिमिट। तो वो कोई सा भी बच्चा इन्विक्टस आके आईटी को ड्रीम कर सकता है, यदि वो सिंसियरली टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को, इन्विक्टस के सारे स्टडी मटेरियल और सारे जो सपोर्ट्स को यदि वो फॉलो करे एंड विथ फुल डेडिकेशन, तो उसके लिए आईआईटी इज नॉट अ बिग थिंग, वो आसानी से पहुंच सकता है। और आज भले जो भी परफॉर्मेंस हो, मतलब इट्स नॉट कि हमने आज बच्चे को पहचान लिया, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे, नहीं, इट इज ऑल देयर कि हमारा पूरा एक बैच चलता है रेगुलर वे में, हम उन बच्चों को, हर बच्चे को हम देते हैं। और हाँ, जिस बच्चे, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्लास के बाहर फुलफिल करते हैं। क्लास में हम सारे बच्चों को एक जैसा ट्रीट करते हैं, ताकि हर बच्चा ये समझे कि
मैं हूँ, मतलब कोई भी बच्चे के अंदर ये डिफरेंट फीलिंग ना नहीं आए कि भाई हम स्पेशल चाइल्ड है। कई तो बार सर डिफरेंट फीलिंग के कारण ही बच्चों का रिजल्ट मैंने तो डाउन होते देखा है। बिल्कुल मैम, ये जो डिफरेंट फीलिंग है तो इसको मैं कहूँ तो सही वर्ड में ओवर कॉन्फिडेंस हो ओवर जाता है। तो कॉन्फिडेंस, हमारे यहाँ राइट। जो स्टडी मटेरियल है या हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं बच्चों के कॉन्फिडेंस को बैलेंस करने का बड़ा अच्छे से काम करते हैं। तो जब उसको दिखता है कोई भी बच्चा आज अच्छा किया लेकिन उसको कल दिखता है कल उससे थोड़ा से कम जो परफॉर्मेंस कम किया वो कल उससे आगे निकल गया, तो केवल बच्चे की मेहनत और टीचर के साथ उसका इंटरेक्शन है। तो हमारे यहाँ जो बैच साइज और बच्चों के साथ जो हमारी वर्किंग है तो हम पूरे बच्चों के साथ एक जैसा वर्क करते हैं और चाहते हैं कि हर बच्चा अपने लेवल को पहुंचे और अपना ड्रीम आईआईटी को पहुंचा सके, ये हमारी पूरी कोशिश। बिल्कुल। जयवीर सर, इनविक्टस प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा हाईलाइट पॉइंट है और वो है एआई ड्रिवन चीजें, और हम उनको बहुत ही टेक्निकली साउंड सिस्टम दे रहे हैं, तो इस चीज के बारे में आप क्या कहेंगे? मैम, जैसे यहाँ पे आकाश इनविक्टस में जैसे जो हम टेस्ट देंगे और टेस्ट का जो सोल्यूशन या हम लोगों को एनालिसिस मिलता है वो बहुत डिफरेंट वे में मिलता है। वो इस तरह से कि जैसे अब अगर एक बच्चा कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसका सोल्यूशन अगर नहीं आया तो फर्दर डिस्कस करता है टीचर से जाके, और जो क्वेश्चन के सोल्यूशन आ गए, जिसका आंसर आ गया, उसका डिस्कशन होता ही नहीं है। जबकि कायदे से उस क्वेश्चन का भी डिस्कशन होना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन को आपने कितने टाइम में सॉल्व किया। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने में कुछ 4 मिनट लगा दिए, जबकि इस क्वेश्चन के लिए जो टाइम असाइन था वो हो सकता है कि 2 मिनट ही रहा हो। तो ये इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि हमारे पास इसका कोई क्या अल्टरनेट अप्रोच भी है जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो सपोर्ट होगा ये बच्चे को बहुत हेल्पफुल होगा बेसिकली फॉर जेईई एडवांस, क्योंकि जेईई एडवांस में पेपर टफ होगा, टाइम भी हमें बचाना होगा, तो ये वाली सारी चीजें उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। हाँ सर, क्योंकि कई बार बच्चे इसी कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हमको आ रहे हैं क्वेश्चन, पर वो इतना लंबा टाइम ले रहे हैं कि वो उस टाइम के साथ मुझे नहीं लगता कि एडवांस में परफॉर्म कर पाएंगे, तो कई बार ऐसा भी होता है। हाँ बिल्कुल है मैम, क्योंकि वहां पे हमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो उसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, हमें क्वेश्चन सोचने के लिए समय चाहिए। तो जो क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि पेपर में 100% क्वेश्चन ही टफ आते हैं, मतलब 20-25% पेपर अगर आप देखिएगा तो एक एवरेज पेपर होता है। अब बच्चा क्या करता है, उस एवरेज क्वेश्चन में भी सफिशिएंट टाइम दे देता है, जबकि उस क्वेश्चन को बच्चे को जल्दी लगाना चाहिए। तो उस तरह के एनालिसिस जो है वो हमारे को यहाँ पे इन्वेक्टस में एआई जो हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीछे से सपोर्ट कर रहा है वो सारी चीजें प्रोवाइड होती है हमें। मेरा अगला सवाल आकाश सर से है। आकाश सर, आप, मैं या हम सब टीचर्स ने अलग अलग कोचिंग्स में पढ़ाया है, और बैच साइज अगर 11 का देखे तो 80-90, या ड्रॉपर के बैच साइज तो मुझे याद है कि मैंने 140 बच्चों के बैचेस पढ़ाए हैं। तो इनविक्टस में हमारा जो हाईलाइट है कि हम बहुत स्मॉल बैच साइज रख रहे हैं, 35 से 40 बच्चों का हमारा बैच साइज रहेगा। मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने भी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कोटा से करी थी। मैं जिस इंस्टीट्यूट में था उसमें 150 से 200 बच्चों का ड्रॉपर बैच स्ट्रेंथ था। बिल्कुल। और मुझे वहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि मैं कभी भी डायरेक्टली क्लासरूम के अंदर किसी टीचर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ नहीं पाता था। तो बहुत सारे डाउट्स मेरे रह जाते थे, जिसकी वजह से मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ पाते थे। तो वो चीज इनविक्टस में एक मुझे बहुत पॉजिटिव पॉइंट लगता है। और दूसरा पॉइंट, इनविक्टस में अगर आप बैच स्ट्रेंथ के बेसिस पे बात करें तो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन कहीं ना कहीं मैनेज करने का काम एक टीचर बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। और अगर उसे बैच स्ट्रेंथ कम मिलता है तो हर एक बच्चे पे वो प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग कर सकता है, फोकस कर सकता है और उसको एग्जामिन कर सकता है। बिल्कुल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और साथ ही साथ कभी कभी बच्चों में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, क्योंकि अगर मान लीजिए 100 से 150 बच्चों की स्ट्रेंथ है, उसमें जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा बहुत अच्छा होगा। उसमें से कुछ बच्चे बहुत अच्छे होंगे, कुछ मीडियोकर होंगे और कुछ मेरे जैसे होंगे जो कि बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में आते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लिमिटेड बैच स्ट्रेंथ में अगर आप
ऐसे इंस्टीट्यूट में बच्चे का एडमिशन कराते हैं जहाँ पे लिमिटेड बैच स्ट्रेंथ रहती है, तो वहाँ पे डेफिनेटली टीचर हर एक बच्चे को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करते हुए उसके रिजल्ट की तरफ ध्यान दे पाएगा। सर वैसे आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। बिलो एवरेज आप अगर खुद को कह रहे हैं, तो अगर बिलो एवरेज बच्चे एनआईटी और आईआईटीज में जाते हैं तो मुझे ऐसे बिलो एवरेज बच्चे भी चलेंगे बिल्कुल। मेरा अगला सवाल संदीप सर से है। संदीप सर, आपको क्या लगता है कि आईआईटी की प्रिपरेशन किस एज से शुरू हो जानी चाहिए जिससे एक अच्छा रैंक प्रोड्यूस हो सके? मैम, जैसे एक अच्छी जो एक मजबूत बोलते हैं एक अच्छी इमारत, एक अच्छी बिल्डिंग की जो बेसिक नीड होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग बुनियाद या फाउंडेशन। बिल्कुल। तो वैसे ही अगर मुझे जेई तक पहुंचना है, आईआईटी जेई मेरा आईआईटी है गोल, तो बेसिक जो है अर्ली हमें स्टार्ट करना है क्लास 9 से। मैं बोलता हूँ क्लास 9 जो है वहां से अगर हम स्टार्ट करें वो राइट टाइम होता है प्रिपरेशन के लिए। अगर आप देखें मैथ्स के बहुत सारे कंसेप्ट, फिजिक्स को देखें आप, खासकर फिजिक्स सर एग्री भी करेंगे, अतिल सर, जयवीर सर, कि फिजिक्स की बहुत सारी चीजें जो क्लास 9th और 10th में पढ़ाई जाती हैं वो 9th 10th में बेसिक लेवल पे थोड़ी सी पढ़ाई जाती है। और वही चीज शायद हम लोग, चाहे वो मेरे ख्याल से मोशन की इक्वेशन जो भी है वो आप लोग जब पढ़ाते हैं 11th और 12th में, वो बहुत डिटेल में और बहुत ज्यादा उसमें हाई लेवल के आप क्वेश्चंस कराते हैं। एप्लीकेशन ही बढ़ जाते हैं। 9-10 का एज इट इज जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा 11-12 में रेप्लिकेट करता है। हाँ। और उसका लेवल जो है वो थोड़ा सा मतलब इतना डबल से ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि बुक्स की भी क्वांटिटी आप देखिए, एक बच्चा पढ़ रहा है साइंस की बुक एक अकेली बुक है 9-10 में, लेकिन वही 11-12 में फिजिक्स की 2 किताबें, केमिस्ट्री की 2 किताबें, तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि सिलेबस और कंटेंट कितना। तो वो बच्चे के लिए 9-10 से जो आप कह रहे हैं स्टार्ट करना, वो अपने आप में बच्चे के लिए प्लस एज दे देता है। वही मैं कह रहा था कि जो 9th 10th की चीजें हैं, वैसे साइंस में भी बहुत सारी चीजें, फिर साइंस में क्या आप केमिस्ट्री में बोलते हैं, फिजिक्स में बोलते हैं, मैथ्स में बहुत सारे जो बेसिक चीजें हैं वही हमें क्लास 11th में बच्चों को दोबारा से सिखानी पड़ती है अगर उसने तैयारी नहीं की होती है। तो अगर जो बच्चा 9th और 10th से तैयारी करता है तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो 9th 10th में इतने अच्छे से पढ़ लेता है कि जब 11th 12th में आता है तो वो सीधे हाई लेवल, ऊपर एक लेवल आगे से तैयारी करता स्टार्ट करता है। तो यहाँ उसका टाइम बहुत बचता है और सीधे ही जो बोलते हैं ना एडवांस लेवल की प्रिपरेशन उसकी बहुत आराम से तैयार हो जाती है। तो राइट टाइम मैं बोलूंगा 9th क्लास से ही बच्चे को स्टार्ट करना चाहिए। और इनविक्टस में हम 9 से, हाँ, इनविक्टस में यही हम 9th से ही स्टार्ट करवा रहे हैं। भाई प्रोग्राम जो है वो 9th 10th 11th 12th और ड्रॉपर तक हम बच्चों को प्रिपेयर करा रहे हैं। जयवीर सर, मेरा अगला क्वेश्चन वापस आपसे है। जेई प्रिपरेशन में बच्चों की बहुत कॉमन मिस्टेक्स रहती हैं। कौन सी मिस्टेक्स रहती है, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए। जैसे अभी भदौरिया सर ने और अतिल सर ने बोला कि जो प्रिपरेशन का टाइम है वो 9 से होना चाहिए। तो मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिएगा किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस आप जा रहे हैं और अगर आप उस प्लेस पे पहली बार जा रहे हैं तो आपको पहले तो सारे रास्ते नहीं पता है। आप कभी गाड़ी तेज चलाओगे, कभी धीमी चलाओगे, तो इसमें क्या होता है कि टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है क्योंकि हमें रास्ते नहीं पता है। अब अगर हमने 9 से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जैसा कि सर लोगों ने भी बोला है और एग्जैक्टली है भी वैसा ही, कि जो 9th के चैप्टर्स अगर आप काउंट कीजिएगा तो एज इट इज 11th में है और अगर आप 10th वाले चैप्टर्स देखोगे तो एज इट इज 12th में है। बट 9th में केवल 2 लाइन की डेफिनेशन लिखी है और छोड़ दिया है। तो 9th में पूरे 1 साल बच्चा बहुत थोड़ा सा सिलेबस पढ़ता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसने बहुत थोड़ा सा काम किया पूरे 1 साल में, तो उसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। 11th में आकर के अचानक से उसको बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी होती हैं। फिर क्या होता है, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाता है तो वो जल्दी जल्दी चीजें करता है और जब जल्दी जल्दी करेगा तो गलतियां होंगी ही होंगी। इसलिए अगर वो 9th ऑनवर्ड से स्टार्ट करेगा तो 11th में आकर के एज इट इज उसको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। और यही मिस्टेक होती है बेसिकली कि बच्चा 10 तक कुछ भी नहीं करता है और 11th में आके सडनली वो जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो वो मिस्टेक्स तो उससे होंगी। तो उनको अवॉइड करने के लिए हम लोगों को प्रिपरेशन 9th ऑनवर्ड्स स्टार्ट कर देनी चाहिए। हाँ, जैसे हम भी क्लास में पढ़ाते तो हम देखते हैं कि जो बच्चा 9-10 पढ़ के आया है वो चीजों को बहुत जल्दी ग्रास्प करता है, बजाय कि जो डायरेक्ट 11th में पहली बार पहुंचे। बिल्कुल। मेरा अगला क्वेश्चन रवि सर से है। रवि सर, आपने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं जो आज देश के नामी डॉक्टर्स और आईआईटीएंस हैं। आपने उनको मेंटोर भी किया है और आपने अंडर 10 अंडर 20 काफी रैंक्स दी। तो आप मुझे ये बताइए कि एक स्टूडेंट के ग्रोथ में मेंटोर का क्या कंट्रीब्यूशन होता है? जी मैम, मुझे लगता है कि आज के सेशन का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है आपकी ओर से जो पूछा गया है।
तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हर बच्चे की वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ यूनिक होती है, वो किसी दूसरे के साथ मैच या कंपेयर नहीं की जा सकती है, और इसीलिए हर बच्चे की अपनी रिक्वायरमेंट्स भी अलग है, हर बच्चे का पोटेंशियल अलग होता है, और हर बच्चे के उस पोटेंशियल को परफॉर्मेंस तक कन्वर्ट करवाने का रोल जो होता है, जो ब्रिजिंग की जाती है, वो मेंटरिंग के थ्रू की जाती है। अब मेंटरिंग का नाम बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स लेते हैं कि बैच वाइज मेंटर्स असाइन किए गए हैं, ये किया गया है, इतने बच्चों को 100 मेंटर के इतने मेंटीज हैं, तो लेकिन मुझे लगता है कि उसकी इफेक्टिवनेस उतनी नहीं होती है जितना हम लोगों ने इन्विक्टस में प्लान किया हुआ है। हम यहाँ पर इंडिविजुअल अटेंशन इस तरह से देने वाले हैं कि बच्चे का, जैसा मैंने कहा, कि उसके पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करवाना, इसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जैसे कई बार एक कॉमन पेरेंट्स की तरफ से आता है, पीटीएम जैसे हमने कई इयर्स देखे हैं, और पेरेंट्स के साथ जब हम मिलते हैं तो एक चीज आती है कि बच्चा 10th तक तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था, कॉम्पिटिटिव के लिए वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहा है, या परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है, पढ़ता तो बहुत है, नंबर कम आते हैं इसके, तो कहाँ कहाँ लैक्यूना है ये हमें जानना चाहिए। तो मुझे लगता है मेजर पार्ट इसमें जो रोल होता है वो मेंटर का होता है, उसके मेंटीज को उसने किस तरह से गाइड किया है, वेदर इट इज टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस या किसी और तरह की प्रॉब्लम्स हैं, या उसकी स्ट्रेंथ है, उसको और बेटर परफॉर्मेंस की तरफ ले जाना है, ये सारी चीजों में जो रोल होता है वो मेंटर का रोल होता है। तो मुझे लगता है कि एक मेंटर एक की पर्सन बन जाता है उस पूरे बच्चे की जो पूरी जर्नी है जेई तक क्रैक करने की और आईआईटी कॉलेज तक पहुंचने की, उसमें मेंटर का रोल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप, क्योंकि हम लोग भी सब मेंटर्स रहे हैं और बच्चों को हम टाइम टेबल बना के देते हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब हम बताते हैं। तो डेफिनेटली मेंटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसको मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के फॉर्म में भी बताना चाहूंगा, एड ऑन करता हूं मैं, कि जैसे मान लीजिए कि आप एक अननोन सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन आप अपने व्हीकल में यदि गूगल मैप्स लगा लेंगे तो आपको कौन से डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है, कहाँ पर कंजेशन है, ट्रैफिक कहाँ पर जैम है, तो बेस्ट वे बताने का काम जैसे गूगल मैप कर रहा है, वैसे ही इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ये एक एनालॉजी ली जा सकती है कि एक मेंटर का रोल उसी तरह से होता है। बिल्कुल। मेरा अगला क्वेश्चन संदीप सर से है। संदीप सर, आजकल ऑनलाइन का बहुत ज्यादा हो रहा है, स्पेशली कोविड के बाद से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं। ऑनलाइन वर्सेस इनविक्टस, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? ऑनलाइन वर्सेस इनविक्टस आप बोलेंगे तो मैं तो इनविक्टस को ही आगे बोलूंगा कि इनविक्टस ही है। ऑनलाइन टीचिंग जो है वो एक मेन जो बोलते हैं ना कि जो क्लासरूम टीचिंग है उसका एक असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है, कि उसको थोड़ा सा, अब बच्चे का कोई क्लास छूट गई, कभी बच्चा पढ़ रहा है रेगुलर, कोई लेक्चर, कोई पॉइंट मिस हो गया है तो उसने कोई ऑनलाइन लेक्चर देख लिया, अगर मेन ऑनलाइन टीचिंग ही अगर बच्चा करेगा तो थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। बिकॉज कि एक जो बच्चे का क्लास में टीचर के साथ फेस टू फेस कांटेक्ट जो होता है, बच्चे जैसे अतुल सर मुझे उस दिन बता रहे थे कि बच्चे की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे वो बता देते हैं कि ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसने होमवर्क किया है कि नहीं किया है। तो वो मैं बोलूंगा कि बच्चे को जो क्लास में बैठता है, सामने में बच्चा बैठा होता है, उसको देख के टीचर समझ जाता है कि ये बच्चा आज होमवर्क करके लाया है कि नहीं करके लाया है, आज इस बच्चे ने ये कंसेप्ट को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये आप बोलते हैं तो बच्चा जिस आपको देखता है, उसकी आई कॉन्टेक्ट से आपको पता चलता है कि आपने जो कंसेप्ट बताया है अभी ये इसको समझ में आया कि नहीं आया। वो सारी चीजें ऑनलाइन में तो मिसिंग है। ऑनलाइन अच्छा हो सकता है उन लोगों के लिए जो मतलब इतने, मैं बोलूंगा अगर 100 बच्चे तैयारी कर 100 तो उसमें से 10% बच्चे जो इतने समझदार हैं तो ये सेलेक्ट कर सकें कि कौन सी चीज मुझे पढ़नी है, कौन सी चीज वीडियो मुझे देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है। क्योंकि ऑनलाइन में डाइवर्जन बहुत, बच्चा बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाएगा। आप देखेंगे तो ऑनलाइन वीडियो देखेगा, बगल में कोई दूसरी चीज, वहां पे उसने मोबाइल लगाया ऑनलाइन के लिए, साथ में व्हाट्सएप का पिंग आ गया, उसको देखने लगा, उधर कोई इंस्टाग्राम की लिंक आ गई, वो हो गया, तुरंत बच्चा डाइवर्ट हो गया। बिल्कुल। तो डाइवर्ट होना बहुत आसान है। और जो हम बच्चा हमारा, जिस बच्चे को हम जेई की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, हम बोल रहे हैं 9 से 12, तो उस बच्चे की जो एज है, उस एज ग्रुप में बच्चा को डाइवर्ट करना बहुत आसान बात, जल्दी हो जाता है, वो बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। तो क्लासरूम टीचिंग जो है
खासकर इन्विक्टस की क्लासरूम जो टीचिंग है वो तो बहुत ऊपर है ऑनलाइन से। और मैं इसमें अखिल सर से भी थोड़ा बोलूंगा कि वो कुछ ऐड करें इस पॉइंट पे। संदीप सर, आपने जो बताया बिल्कुल सही बोला कि ऑनलाइन जो क्लास है और जो ऑफलाइन क्लास का जो डिफरेंस है, लेकिन जो ऑफलाइन का जो रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप इतने समय से देख रहे हैं कि जितने भी बच्चों ने पढ़ाई की है और जो भी बच्चों ने टॉप रैंक हासिल की है, तो आप देखें कहीं ना कहीं वो टीचर से फेस टू फेस इंटरेक्ट करते आए हैं। ऑनलाइन से मतलब सिलेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, बट अपने पोटेंशियल तक पहुंचना, तो क्या होता है कई बार आपको कोई आदमी जस्ट जरा सा भी आके टीचर कंधे पे भी हाथ रख दिया, उतने से बच्चे के अंदर इतना मोटिवेशन आता है, आज सर ने मेरे को टच किया और मेरे को समझ में जो चीज नहीं आती, सर ने एक लाइन बोली, तो उसके मोटिवेशन से बच्चा घर पे जाके 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेता है। और ऑनलाइन में जो फिजिकल टच या जो ब्लेसिंग्स है वो पूरी तरह से मिसिंग है। तो ऑनलाइन क्लास में बच्चा पढ़ के नॉलेज गेन कर सकता है, बट अपने सही पोटेंशियल तक पहुंचना उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब एक रैंक आना थी, किसी बच्चे की रैंक 500 आनी है, अब वो 5 है तो हम तो बोलेंगे सिलेक्शन हो गया, आईआईटी में भी चला गया। इवन 50,000 रैंक भी आई तो भी हमने कहा मेंस में एनआईटी मिल जाएगा, बट वो बच्चा 50,000 से 5,000 तक ही पहुंच सकता था और 500 तक ही पहुंच सकता था। लेकिन वो कैसे पहुंचता, जब उसको कोई प्रॉपर गाइड कर रहा होता, देख रहा, जैसे भी सुगंधी सर ने बोला कि गूगल मैप, मैं कहूंगा कि वही जो यदि हमें कोई पुराना महल भी देखने जाना होता है तो एक गाइड यदि हम ले लें तो उसकी पूरी हिस्ट्री हमें पता चल जाती है, किस किस रास्ते से हम कहाँ जा सकते हैं। तो वैसे ही आईआईटी या किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी जो है वो चीजें इजी तब हो सकती है जब आपको बताने वाला गाइड आपके साथ हो और सामने हो। जैसा अभी सुगंधी सर ने भी बताया कि गूगल मैप के थ्रू हम यदि सही जगह नई जगह पे जाते हैं तो आसानी पहुंच जाते हैं, तो वैसे ही आईआईटी, जैसे आप इतने सारे एजुकेटर, आकाश सर, जयवीर सर, मैं श्रीषा मैम, सबको बैठे, मतलब और भी जितने भी टीचर्स हैं उन सबको पता है कि आईआईटी की तैयारी करते समय, जेई की तैयारी करते समय, या इवन मैं कहूँ बिट्स पिलानी एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए, जो कोई भी तैयारी करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो बच्चे को देख के वो टीचर वो सारी चीजें आसानी से गाइड कर सकता है। तो जयवीर सर आप बताएं। हाँ, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जैसे सर ने बताया कि बॉडी लैंग्वेज और ये सारी चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही। अब उसमें क्या होता है कि जैसे सिलेक्शन अगर हमें करवाना है तो हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मतलब तीनों ही सब्जेक्ट में इंडिविजुअल कट ऑफ चाहिए, हमारा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस चाहिए। और ऑनलाइन में क्या होता है कि मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है तो मैं केमिस्ट्री ही पढ़े जा रहा हूँ, केमिस्ट्री ही पढ़े जा रहा हूँ, उसमें हो सकता है कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, कोई टोकने वाला नहीं मिलता। हाँ, कोई टोकने वाला नहीं है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिएगा ऑफलाइन में 3 टीचर्स हैं, अब केमिस्ट्री वाले ने देखा कि मेरा बच्चा इस वाले मेरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये बहुत बढ़िया रैंक ला सकता है, तो फिजिक्स और मैथ्स वाले के पास भी जाके बोलेगा कि सर ये बच्चा मेरे सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया कर रहा है, थोड़ा आप लोग भी देखिए। तो फिर क्या होता है कि वो बच्चा नजर में आता है, फिर टीचर, फिजिक्स का, मैथ्स का टीचर भी उसके ऊपर काम करेगा, तो जो परफॉर्मेंस उसका फिजिक्स मैथ्स में था उसमें कहीं ना कहीं तो वो इंप्रूव होगा ही होगा, और अल्टीमेटली थोड़े से मार्क्स से भी रैंक पे बहुत चेंजेस आ जाते हैं। बिल्कुल सर, उस दिन हम तीनों ही शायद आपस में बात कर रहे थे, तो मैं बोल रही थी ये बच्चा केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर रहा, और आप बोल रहे थे कि नहीं फिजिक्स में भी बहुत अच्छा, और सर बोल रहे थे कि मैथ्स में तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर मैंने उस बच्चे को अलग से सेपरेट किया, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें, तुम क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे हो। तो ये चीजें एक ऑफलाइन में ही पॉसिबल है, ऑनलाइन में बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज केवल ऑफलाइन में ही पॉसिबल है। बिल्कुल। आकाश सर, आपसे एक सवाल, इन्विक्टस का स्टडी मटेरियल आपने देखा होगा, तो कैसा है, बाकियों से ये कैसा अलग है, क्या इसमें पॉजिटिव चीजें हैं, आप बताएं। मैम, किसी भी जेई की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए किस कोचिंग में एडमिशन लेना है वो तो एक मुद्दा है, लेकिन अगर किसी कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद उसको अगर सही मटेरियल नहीं मिलता है, तो जैसा अभी कुछ देर पहले सर ने बात करी कि हर एक बच्चे का एक पोटेंशियल होता है। किसी बच्चे का पोटेंशियल है कि वो अंडर 100, अंडर 50 रैंक ला सकता है, लेकिन उसे सही तरीके का मटेरियल नहीं मिला। मटेरियल सही होने के कुछ पैरामीटर्स है। जैसा पहला पॉइंट है कि क्या आपका मटेरियल लेटेस्ट जेई सिलेबस से मैच करता है, क्या एनटीए बेस्ड है, ये पहला पैरामीटर है। दूसरा, क्या आप यहाँ पे टॉपिक को सीक्वेंस्ड मैनर में, जिसे हम लॉगरिथमिक मैनर बोलते हैं, क्या आप उस तरीके से कवर अप करते हो। कहने का मतलब है कि क्या आप चीजों को बेसिक से एडवांस तक लेके जाते हो,
क्योंकि बच्चा आपके यहाँ जेई एडवांस की प्रिपरेशन करने आया है, डेफिनेटली वो बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन क्या आप उसको बेसिक से एडवांस तक की सारी चीजें आप कवर अप करा रहे हो? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। एंड द लास्ट वन इज कि आपके मटेरियल में क्या वो सारी चीजें हैं जैसे जेई एडवांस जेई मेंस में पूछी जाती है? क्या न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स हैं? क्या कॉम्प्रहेंशन बेस्ड प्रॉब्लम्स है? सारी प्रोफाइल क्या कवर अप हो रही है? जैसे आपने जी। मटेरियल स्टडी मटेरियल, जी। इट्स आवर पैटर्न प्रूफ स्टडी मटेरियल, इट्स आवर पैटर्न प्रूफ स्टडी मटेरियल कि कैसा भी पैटर्न आ जाए, इन्विक्टस का जो स्टडी मटेरियल है वो सारी चीजें कैटर कर लेता है। जी। मतलब बच्चे को जो आपने भी इनका बेसिक्स मतलब जो आप बता ही रहे, तो बच्चा जब स्टार्ट करता है, इसलिए जो मैंने पहले भी बोला था कि एवरेज बच्चा जी। यदि इन्विक्टस ज्वाइन करता है तो भी वो टॉप लेवल तक जा सकते, क्योंकि वो आप स्केल में ग्रेडेड है कि भाई ये करना है। कई बार कुछ बच्चों को लगेगा अरे सर कि ये कि जो मटेरियल है इसमें एडवांस वाला नहीं है इतना, जो भाई जिस लेवल की जरूरत है एडवांस क्रैक करने के लिए, एडवांस एग्जाम क्रैक करना इज ऑल्सो एन आर्ट। नॉलेज तो इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी है ही, लेकिन वो नॉलेज ऐसी हो कि एग्जाम टाइम में आपको याद आ जाए। तो जो क्रक्स हैं जो आपको एडवांस के लिए चाहिए वो आपको इन्विक्टस के स्टडी मटेरियल में शुरू से लेके अंत तक मिलेंगे। और हर टॉपिक का मतलब एक जो इम्पोर्टेंट है, एक टॉपिक पे यदि आप 300 से 400 क्वेश्चन बेसिक से एडवांस तक लगा रहे हैं और वो आपने सही से सिंसियरिटी से सॉल्व किया, जो पहले मैम आप कह रहे थे कि बच्चों के अंदर होनी चाहिए, तो वो यदि हम बच्चे की कॉपी में यदि कर लिया किसी बच्चे ने तो आसानी से 1500 रैंक उसके लिए कहीं भी नहीं है। सर मैं ये भी बोलूंगी कि आजकल नेट पे हर चीज अवेलेबल है, जैसे हम भी कुछ देखना चाहें, हम कुछ टाइप करें तो हमें मिल जाते हैं क्वेश्चंस, पर वो एक प्रॉपर मैनर में, नहीं तो पता चला हम आधे से ज्यादा टाइम क्वेश्चन ढूंढने में ही लगा रहे हैं। तो बजाय कि वो हमें एक जगह सब प्रॉपर मिल जाए अच्छे लेवल के क्वेश्चन, बिल्कुल मैम, जो वो हमारे लिए हमेशा टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है बच्चा दी। और कुछ बच्चे आजकल मैं देख रहा हूँ कि सर मुझे एडवांस लेवल का सर अभी आपको सर पहले की बात है, वो बच्चा आया कह रहा है सर मुझे रैंक 1 बच्चे ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो करवा दो तो मेरी भी रैंक 1 है। अरे रैंक 1 बच्चे के किसी भी बच्चे ने वो रैंक क्वेश्चन सॉल्व किया क्योंकि उसने बाकी सारी चीजें की, इसलिए वो रैंक 1 के क्वेश्चन वाला सॉल्व कर पाए जो कोई भी नहीं सॉल्व पाया, क्योंकि 5 नंबर का डिफरेंस पिछली बार आपने देखा फुल मार्क्स एडवांस में आया। क्यों है उस बच्चे के, दूसरे किसी के क्यों नहीं पाया? आज तक हिस्ट्री में केवल आज तक एक ही बार हुआ है जिसके एडवांस में फुल मार्क्स आए, नहीं तो कभी भी नहीं आया। इस बार भी जो पेपर हुआ है उसमें भी बच्चे मतलब आप कहें तो 95% तक भी स्कोर बाई चांस रियल आ जाए, आज ही की मतलब की जो आई है तो भी 95% मार्क्स हैं तो बड़ी बात होगी। तो बच्चा जो है बेसिक से लेके जब सीखता है तब जाके वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर पाता है। ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ बहुत अच्छे लेवल के 4 क्वेश्चन कर लिए और वो बच्चा बेसिक ही नहीं कर पाता। तो इसलिए वो ग्रेडेड क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करना बहुत मटेरियल है। अतिल सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ही है, इन्विक्टस में बच्चे का एडमिशन कैसे? मतलब आपने नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप हेड हैं तो आप ज्यादा बेटर वे में बता पाएंगे। नहीं, इन्विक्टस में जो एडमिशन है मतलब बच्चों के लिए मतलब हमारे यहाँ 2 पैटर्न से हम एडमिशन लेते हैं और क्लास 8 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए हम एडमिशन ले रहे हैं। तो एक तो है कि हम उनका इंस्टेंट एडमिशन का हम स्कॉलरशिप टेस्ट करा के ले सकते हैं और एक हमारा एक वीकली इन्विक्टस डायग्नोस्टिक एडमिशन टेस्ट होता है जो कि ऑफलाइन एग्जाम है। एक हम ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू भी बच्चे का टेस्ट लेते ताकि जैसे कुछ बच्चे इंदौर में आना चाहते हैं और दूसरे शहरों में, मतलब हमारे यहाँ बच्चा हैदराबाद से भी पढ़ने आया, आपको तो मैं हैदराबाद में बच्चा उसने हमारा ऑनलाइन टेस्ट दिया और आज इन्विक्टस बैच में बैठ रहा है। तो ऐसे इन बच्चों के लिए हमने ऑनलाइन एग्जाम भी कर रखा है। और कुछ बच्चे जो है कि नहीं उनकी टेस्टिंग हम चाहते हैं कि और एक रिगोरस वे में लें, तो हमारा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वीकली, हर संडे हो रहा है अभी। और बच्चा उस पेपर को जब अपीयर करता है तो उसको स्कॉलरशिप भी मिलती है और वो इन्विक्टस की फीस पे अप टू 90% तक स्कॉलरशिप ला सकता है। और कोई बच्चा एक्सेप्शनली अच्छा भी करता है तो उसकी वो स्कॉलरशिप और भी बढ़ भी सकती है। अब मेरा सभी सर से एक सवाल है कि इस साल का आईआईटी एडवांस का पेपर, उसके बारे में आप अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ बताएं। रवि देखिए माइक मेरे ही पास है तो मैं ही स्टार्ट कर लेता हूं। बिल्कुल सर। और फिर मैं वापस भी होगा तो माइक देखूंगा कि एडवांस से मेरा जो रिलेशन पेपर से मतलब मेरा हर साल रहता है कि बस पेपर को एनालाइज करना। तो जो सुगंधी सर ने बताया कि हर साल पेपर पैटर्न चेंज होता आया है और होता है। और इस बार का पेपर यदि आप देखेंगे पहले मार्किंग स्कीम तो नॉर्मल रखी, आज तक का लोएस्ट क्वेश्चन पूछ लिए
3 घंटे में इन जनरल आईआईटी 51, 51 और 54 क्वेश्चन पूछते थे, 17 पर सब्जेक्ट इन 3 आवर। हाँ, इस बार 16 16 है। हाँ, right. और आप 16 में मानिएगा नहीं कि नो निगेटिव मार्किंग के आधे क्वेश्चन कर दिए। तो बच्चों को तो मार्किंग स्कीम बड़ी अजीब अच्छी इजी लगी कि भैया 8 क्वेश्चन आए, 16 में से 8 क्वेश्चन फिजिक्स के सेकंड पेपर में, नो निगेटिव मार्किंग। तो बच्चों ने लगा करने और उसके आंसर डेसिमल के डबल तक देने थे। हाँ। वहीं पे एडवांस के चक्कर में फेरे में फंस गए। और जो मार्के से मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं उसमें +4 -2 मार्किंग कर दी, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में +3 -1 मार्किंग कर दी। तो ऐसे करके 180 नंबर का जो पेपर था वो इतना घुमावदार कर दिया कि 50%, मैं बताऊं मैम, 2.5 लाख बच्चों को एग्जाम देना था, रजिस्ट्रेशन शायद 1.5 लाख से कुछ ज्यादा बच्चों ने किया, पूरे 2.5 लाख ने किया भी नहीं। उस 1.5 लाख में से मैं बता रहा हूँ मैम, जो मेरा गैस मैं आपको बता रहा हूँ, 2000 बच्चे भी 50% मार्क्स के नहीं ला पा रहे हैं। बाप रे। जिसके मार्क्स 50% आएंगे तो आई एम टेलिंग यू दे मे गेट द 2000 to 3000। ओवरऑल पेपर ही टफ साइड में रहा है। क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा। इवन मैं कहूंगा सुगंधी सर से मैं कहूंगा आप थोड़ा सा डालें, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैंने देखे, मैं तो फिजिकल टीचर हूँ, मतलब केमिस्ट्री क्वेश्चन में देख के थोड़ा खुद बिल्कुल फिजिकल केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा थे। यस, एक्चुअली देखा जाए तो एक बहुत सीधा सीधा पैरामीटर है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने आपको सॉल्व करना है, वो यदि हम टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो इस बार पर क्वेश्चन बच्चे के पास टाइम ड्यूरेशन था मेरे ख्याल से 3 मिनट के, 3 से 3.5 पौने 4 मिनट एग्जैक्टली यदि बोले तो 3.75 मिनट्स थे उसके पास में पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब होता यह है कि केमिस्ट्री लोग बोलते हैं कि सबसे पहले सॉल्व कर लो या कम ड्यूरेशन में सॉल्व कर लो, पर फिर भी आपको एक ऑप्टिमम टाइम देना ही पड़ेगा केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को भी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 घंटे के ड्यूरेशन में केमिस्ट्री को आपने 35 मिनट्स का टारगेट बना के खत्म कर दिया। इस बार के पेपर में तो स्पेशली नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें कौन से 2 या 3 कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन है, ये चीज हमेशा नहीं होती है। मतलब ये इवन टीचर्स के लिए भी सरप्राइजिंग होता है कि उन्होंने कौन से 2 टॉपिक्स को या 3 टॉपिक्स को कंबाइन किया है एक क्वेश्चन के अंदर। तो जैसे कहा जाए कि हर इंस्टीट्यूट के पास में उसका अपना एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासरूम्स हैं, फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, सारे अपने प्लस पॉइंट्स बताते हैं, लेकिन बच्चे की जरूरत एक अलग जरूरत होती है। मतलब उसको एक टेलर्ड कोचिंग की रिक्वायरमेंट है। पैटर्न ऑफ 2025 तो परफेक्टली ये चीज प्रूव करता है कि बच्चे को उसकी जरूरत के हिसाब से कि उसका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, उसको अपनी तैयारी में कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना चाहिए, पेपर सॉल्विंग में भी कितना समय उसको देना चाहिए। 2025 का पेपर बहुत अच्छे से प्रूव करता है कि उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। हाँ सर, जैसे आप बोल रहे थे कि केमिस्ट्री को कम टाइम देके मैथ्स और फिजिक्स को ज्यादा टाइम, मेरे ख्याल से ये चीज मेंस में थोड़ी पॉसिबल है। हाँ, नहीं, पर फिर भी एक ऑप्टिमम टाइम, मतलब आप 50 मिनट से कम दे रहे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्किप कर रहे हैं। ये एक बहुत जनरल ट्रेंड हो गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री फटाफट कर दो और मैथ्स और फिजिक्स को ज्यादा टाइम। तो इस बार केमिस्ट्री में मतलब जब हमने पेपर देखा तो हम लोग आपस में उस दिन बात ही कर रहे थे कि बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ही यदि हम बात करें, हाईलाइट करें उसको, मतलब उसको पढ़ने में 1 मिनट 1.25 मिनट लग रहा था। तो डेफिनेटली बिल्कुल सही है। तो आज का ये डिस्कशन हमारा एंड पे आता है। मैं सभी फैकल्टीज से एक चीज पूछना चाहूंगी कि व्हाई इन्विक्टस? आकाश सर। मिनिमम बैच स्ट्रेंथ। मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा, मिनिमम बैच स्ट्रेंथ, जिसमें हम हर एक बच्चे को प्रॉपरली चेक कर पाते हैं और उसकी कमियों को ढंग से दूर कर पाते हैं। पैटर्न प्रूफ एंड बेस्ट स्टडी मटेरियल। 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम। मैम इन्विक्टस, जैसे आपने पहला वर्ड स्टार्ट में किया था अनडिफिटेड, तो यदि आप हारना नहीं चाहते हैं और गिव अप नहीं करना चाहते हैं तो इन्विक्टस आपके लिए है। तो हर बच्चा जो क्लास 8वीं से लेके 12वीं या 12वीं पास के लिए है वो अपनी फ्री काउंसलिंग के लिए भी आ सकता है और इन्विक्टस को ज्वाइन करना चाहिए यदि वो अपना ड्रीम टू आईआईटी को मैक्सिमम एफर्ट्स देना चाहता है। तो फिर इन्विक्टस उन बच्चों के लिए जो हार नहीं मानना चाहते। ओके, तो मैं लास्ट में केवल ये कहना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स ज्वाइन इन्विक्टस वेयर द एम्बिशन मीट्स रियलिटी। ये ड्रीम आपका विजन ही नहीं, हमारा मिशन है। सो कम एंड जॉइन अस टू फुलफिल योर विजन एंड कंप्लीट आवर मिशन। थैंक यू। जॉइन इन्विक्टस, डोंट गिव अप।